नमस्ते दोस्तों, बुक इन शॉर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिचर्ड डॉकिंस की कालजयी पुस्तक इट्स सेल्फिश जीन के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भी काम करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसके पीछे का असली मकसद क्या है? मैं आपको गारंटी देता हूं, इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आप दुनिया को, अपने रिश्तों को और यहाँ तक कि खुद को भी पहले की तरह कभी नहीं देख पाएंगे। अगर आप जिंदगी की कठोर मगर जरूरी सच्चाइयों के लिए तैयार नहीं हैं, तो शायद यह ऑडियो बुक आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उस पर्दे को हटाने के लिए तैयार हैं जिसके पीछे जिंदगी के सारे राज छुपे हैं, तो मेरे साथ इस सफर पर चलिए। क्या आप कभी सोचते हैं कि लोग भला करते करते अचानक स्वार्थी क्यों हो जाते हैं? क्यों परिवार में प्यार के बावजूद तनाव और कलह होते हैं? क्यों कुछ विचार, चाहे अच्छे हों या बुरे, समाज में आग की तरह फैल जाते हैं और लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं? ये ऑडियो बुक आपको इन क्यों का वह जवाब देगी जो आपके दिमाग के तार हिलाकर रख देगा। यह ऑडियो बुक एक ऐसा चश्मा है जिसे पहनकर आपको दुनिया का असली कोड, असली कार्य प्रणाली दिखाई देने लगेगी। यह ऑडियो बुक उन लोगों के लिए है जो सतह के नीचे झांकना चाहते हैं, जो सिर्फ यह नहीं जानना चाहते कि क्या हो रहा है, बल्कि यह समझना चाहते हैं कि क्यों हो रहा है। हम असल में हैं कौन? क्या हम अपने फैसलों के मालिक हैं या कोई और है जो हमारी डोर खींच रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इस सफर के अंत तक मेरे साथ रहना होगा। अध्याय संख्या 1, अमर प्रतिकृति। जिंदगी का खेल कौन खेल रहा है, आप या आपके जीन? चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। आज से अरबों साल पहले की कल्पना कीजिए। हमारी धरती पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। बस समंदर था जिसमें कई तरह के केमिकल्स घुले हुए थे। सूरज की रोशनी और बिजली की तेज आवाज से इन केमिकल्स में लगातार हलचल हो रही थी। और फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ। इन करोड़ों अरबों केमिकल्स के बीच एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा कण बन गया जिसमें एक बहुत ही खास बात थी। वह अपनी नकल बना सकता था, अपनी ही जैसी कॉपी बना सकता था। सोचिए, एक ऐसा कण जो अपने जैसे और कण पैदा कर सकता था। इसे हम कहेंगे प्रतिकृति। ये कोई जिंदा चीज नहीं थी, बस एक केमिकल था। लेकिन यहीं से जिंदगी की कहानी शुरू हुई। अब उस समंदर में यह अकेला नहीं था। यह अपनी कॉपी बनाता गया। जल्द ही उस समंदर में उस जैसे करोड़ों प्रतिकृति तैर रहे थे। लेकिन यह नकल बनाने की प्रक्रिया परफेक्ट नहीं थी। कभी कभी कोई गलती हो जाती थी और एक नई तरह की प्रतिकृति बन जाती थी जो शायद पहले वाले से कुछ बेहतर थी या कुछ ज्यादा टिकाऊ थी या अपनी कॉपी और तेजी से बना सकती थी। अब यहां से असली खेल शुरू होता है। जो प्रतिकृति ज्यादा टिकाऊ थी वह ज्यादा समय तक बची रही। जो अपनी कॉपी ज्यादा तेजी से बना सकती थी, उनकी संख्या बाकियों से ज्यादा हो गई। और जो कॉपी बनाने में कम गलतियां करती थी, वो अपनी नस्ल को ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ा पाई। यहां एक तरह की प्रतियोगिता शुरू हो गई। यह कोई सोची समझी संघर्ष नहीं थी, बस अस्तित्व की होड़ थी। हर प्रतिकृति का बस एक ही मकसद था, एक ही स्वार्थ था कि वह बची रहे और अपनी ज्यादा से ज्यादा नकल बनाए। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बस अपनी संख्या अधिक करनी थी। यही उनका एकमात्र स्वार्थ था और इसी स्वार्थ ने जिंदगी के खेल की नींव रखी। आज भी यह खेल चल रहा है, लेकिन इसका रूप बदल गया है। वह पहली प्रतिकृति तो कब की खत्म हो गई, लेकिन उनकी नकल, उनके वंशज आज भी जिंदा हैं। रिचर्ड डॉकिंस हमें बताते हैं कि वह शुरुआती प्रतिकृति ही आज के जीन्स हैं। जी हाँ, वही जीन्स जो हमारे और दुनिया के हर जीव के शरीर में मौजूद हैं। ये जीन्स आज भी वही काम कर रहे हैं जो अरबों साल पहले उनके पूर्वज करते थे। अपनी नकल बनाना और एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुद को जिंदा रखना, यही उनका स्वार्थ है। जब हम स्वार्थी जीन कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जीन के अंदर कोई दिमाग है या वह हमारी तरह सोच समझकर स्वार्थी हरकतें करता है। नहीं, स्वार्थ का मतलब है वह व्यवहार जिससे उसके खुद के बचने और फैलने की संभावना अधिक हो जाए। एक जीन जो ऐसा व्यवहार पैदा करे जिससे उसकी कॉपी ज्यादा बने, वो जीन दुनिया में फैलता जाएगा। और एक जीन जो ऐसा व्यवहार पैदा करे जिससे उसकी कॉपी कम बने, वो जीन धीरे धीरे दुनिया से खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही सरल सा नियम है, लेकिन इसके नतीजे बहुत गहरे और चौंकाने वाले हैं। हम इंसानों को लगता है कि हम इस दुनिया के शहंशाह हैं। हम सोचते हैं, हम फैसले लेते हैं, हम प्यार करते हैं, हम नफरत करते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं। लेकिन डॉकिंस एक ऐसा सच हमारे सामने रखते हैं
जो हमारे पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो कहते हैं कि हम मालिक नहीं हैं, असली मालिक तो वह जीन्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर बैठे हैं। हम, हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं, ये सब इन जीन्स के बनाए हुए हैं। और क्यों बनाए हैं? सिर्फ एक कारण से, ताकि यह जीन्स अपने लिए एक सुरक्षित घर बना सकें, एक ऐसी मशीन बना सकें जो उन्हें दुश्मनों से बचाए, उनके लिए खाना खोजे और सबसे ज़रूरी, उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करें। हम इंसान और दुनिया के सारे जीव जंतु उन अमर प्रतिकृतियों के बनाए हुए अस्तित्व के यंत्र यानी जिंदा रहने के वाहन हैं। ये जीन्स हमारे शरीर के अंदर बैठकर हमें चला रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई ड्राइवर वाहन चलाता है। ये सुनकर आपको झटका लग सकता है। ये सोचना भी अजीब लगता है कि हमारा अस्तित्व सिर्फ कुछ अदृश्य स्वार्थी कणों की सेवा के लिए है। क्या हमारा प्यार, हमारी नफरत, हमारी दोस्ती, हमारी दुश्मनी, सब कुछ बस इन जीन्स का रचा हुआ एक नाटक है? ये जीन्स अमर हैं, हम नश्वर हैं। हमारा शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे जीन्स, अगर हम बच्चे पैदा करते हैं तो हमारे बच्चों के शरीर में जिंदा रहेंगे और फिर उनके बच्चों के शरीर में। वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में यात्रा करते रहते हैं, बस अपने वाहन, अपने शरीर बदलते रहते हैं। सोचिए, आपके अंदर जो जीन्स हैं वो शायद आपके परदादा के परदादा से भी पुराने हैं। वो लाखों सालों से यात्रा कर रहे हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में, बस खुद को जिंदा रखने के लिए। इस नजरिए से देखें तो जिंदगी का मकसद ही बदल जाता है। जिंदगी का खेल हम नहीं खेल रहे, हमारे जीन्स खेल रहे हैं। वह प्लेयर हैं और हम बस शतरंज के मोहरे। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह जीन्स इतने ही स्वार्थी हैं और उन्होंने हमें सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है, तो फिर हम इतने जटिल कैसे बन गए? उन्होंने हमें इतना विशाल और तेज दिमाग क्यों दिया? उन्होंने हमारे अंदर भावनाएं क्यों डाली? आखिर एक साधारण से केमिकल कण को इन सब चीजों की क्या आवश्यकता हुई? इन जीन्स ने हमें, यानी अपने अस्तित्व के यंत्रों को, इतना शानदार और कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया? इस सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि कैसे इन जीन्स ने हमें एक वाहन के तौर पर डिजाइन किया और वह कौन से रिमोट कंट्रोल हैं जिनसे वह हमें चलाते हैं। अध्याय संख्या 2, हम सिर्फ वाहन हैं, वो शानदार मशीनें जिन्हें जीन्स ने बनाया और अब वह उन्हें चला रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना कि जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई और असली प्लेयर कौन है, अमर प्रतिकृति यानी हमारे जीन्स। अब जरा इस बात को और गहराई से समझते हैं। सोचिए, अगर आपको एक ऐसा रोबोट बनाना हो जो आपके लिए काम करे, तो आप उसे क्या क्या देंगे? आप उसे हाथ पैर देंगे ताकि वह चल फिर सके, आंखें देंगे ताकि वह देख सके, और एक कंप्यूटर यानी दिमाग देंगे ताकि वह फैसले ले सके। ठीक यही काम हमारे जीन्स ने किया। अरबों सालों के दौरान वह प्रतिकृति जो सिर्फ समंदर में तैर रही थी, उन्होंने अपने बचने के अवसरों को अधिक करने के लिए अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाना शुरू कर दिया। पहले यह कवच बहुत साधारण था, बस एक प्रोटीन की दीवार, लेकिन धीरे धीरे प्रतियोगिता अधिक होती गई। दूसरे जीन्स भी अपनी अपनी सुरक्षा मशीनें बना रहे थे। अब सिर्फ कवच से काम नहीं चलने वाला था। अब जरूरत थी ऐसी मशीनों की जो चल फिर सकें, खाना खोज सकें और दुश्मनों से बच सकें। और यहीं से शरीर का विकास शुरू हुआ। हाथ, पैर, पंख, आंखें, कान, नाक, ये सब जीन्स द्वारा बनाए गए उपकरण हैं। ये उनके अस्तित्व के यंत्र के हिस्से हैं। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि हम सब, इंसान, जानवर, वृक्ष, पौधे, सब के सब अपने अपने जीन्स के लिए एक वाहन की तरह हैं, एक यान की तरह, और हमारे जीन्स ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं, लेकिन वह सीधे सीधे हमें कंट्रोल नहीं करते। सोचिए, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जब कोई खेल बनाता है तो वह हर सेकंड प्लेयर के हर मूव को कंट्रोल नहीं करता। वह बस खेल के नियम बना देता है और फिर प्लेयर उन नियमों के अंदर रहकर खेल खेलता है। ठीक वैसे ही हमारे जीन्स ने हमें सीधे सीधे कंट्रोल करने के बजाय हमारे अंदर एक दिमाग यानी एक कंप्यूटर फिट कर दिया है। यह दिमाग बहुत शक्तिशाली है। यह हमें दुनिया को समझने, सीखने और फैसले लेने की ताकत देता है। जीन्स ने इस दिमाग को कुछ बुनियादी प्रोग्रामिंग के साथ भेजा है, जैसे भूख लगने पर खाना खोजो, खतरा महसूस होने पर भागो या मुकाबला करो, अच्छी लगने वाली चीजों के पास जाओ और जिससे दर्द हो उससे दूर रहो। यह सब हमारे जीन्स के बनाए हुए नियम हैं। जब आप कोई स्वादिष्ट खाना देखते हैं और आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो यह आप नहीं है,
ये आपके जीन्स का प्रोग्राम है जो आपको बता रहा है कि यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, इसे खा लो ताकि तुम्हारा अस्तित्व का यंत्र चलता रहे। जब आप अंधेरे में किसी अनजान आहट से डर जाते हैं तो यह आपके जीन्स का प्रोग्राम है जो आपको संभावित खतरे से आगाह कर रहा है। हमारी भावनाएं, हमारा प्यार, गुस्सा, डर, खुशी, यह सब असल में जीन्स के हाथ में मौजूद रिमोट कंट्रोल के बटन है। जीन्स इन भावनाओं का इस्तेमाल करके हमें वह काम करने के लिए मजबूर करते हैं जिससे उनके बचने और अगली पीढ़ी तक पहुंचने की संभावना अधिक हो जाए। मिसाल के तौर पर प्यार की भावना को लीजिए। जब एक मर्द और औरत को एक दूसरे से प्यार होता है तो यह असल में उनके जीन्स का तरीका है यह सुनिश्चित करने का कि वह दोनों साथ आए, बच्चे पैदा करें और उन बच्चों की परवरिश करें ताकि उनके जीन्स अगली पीढ़ी में सुरक्षित पहुंच जाएं। सेक्स की इच्छा इतनी प्रबल क्यों होती है? क्योंकि यह जीन्स के लिए अपनी कॉपी बनाने का सबसे सीधा और सबसे जरूरी रास्ता है। जो जीन्स सेक्स की तीव्र इच्छा पैदा नहीं कर पाता, वो जीन दुनिया से कब का खत्म हो गया होता। इसी तरह एक माँ अपने बच्चे के लिए जो प्यार महसूस करती है वह भी जीन्स की ही एक चाल है। माँ के जीन्स जानते हैं कि उनका आधा हिस्सा उस बच्चे में है, इसलिए वह माँ के दिमाग में ऐसी भावनाएं पैदा करते हैं जिससे वह बच्चे की रक्षा करे, उसे पाले पोसे, ताकि उनके जीन्स का वह आधा हिस्सा जिंदा रह सके और आगे प्रगति कर सके। यह सुनकर शायद आपको कुछ अजीब लगे। क्या हमारा प्यार, हमारी ममता, सब कुछ बस एक केमिकल लोचा है, एक जेनेटिक प्रोग्रामिंग है? डॉकिंस कहते हैं, हाँ, बुनियादी स्तर पर तो यही सच है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह भावनाएं झूठी हैं। भावनाएं बिल्कुल असली हैं, वह हमें महसूस होती हैं, लेकिन उनके होने का जो असली कारण है वह जैविक है, वह हमारे जीन्स के स्वार्थ से संबंधित है। हम एक बहुत ही शानदार और जटिल वाहन हैं। हमारे जीन्स ने हमें एक ऐसा दिमाग दिया है जो सीखने और अनुभव से अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है। वह हमें हर बात के लिए निर्देश नहीं देते, उन्होंने हमें एक लक्ष्य दे दिया है, जिंदा रहो और बच्चे पैदा करो, और फिर हमें इस दुनिया में अकेला कर दिया है कि हम खुद सीखकर इस लक्ष्य को पूरा करें। इसीलिए हम नई नई चीजें सीखते हैं, नए आविष्कार करते हैं, कला बनाते हैं, संगीत रचते हैं। यह सब हमारे उस शक्तिशाली दिमाग की देन है जो हमारे जीन्स ने हमें दिया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम हमेशा अपने जीन्स के गुलाम ही बने रहते हैं? क्या हम कभी उनके बनाए नियमों के खिलाफ जा सकते हैं? इस पूरी तस्वीर में एक बहुत अहम पहेली है। अगर हर जीन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है और हम सब उन स्वार्थी जीन्स की बनाई मशीनें हैं, तो फिर दुनिया में निस्वार्थ भाव और कुर्बानी जैसी चीजें क्यों दिखाई देती हैं? एक मधुमक्खी अपने छत्ते की रक्षा के लिए डंक मारकर क्यों मर जाती है? एक सैनिक अपने देश के लिए अपनी जान क्यों दे देता है? एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए आग में क्यों कूद जाती है? अगर जीन का एकमात्र मकसद खुद को जिंदा रखना है, तो उसे अपने अस्तित्व के यंत्र को ऐसे मरने क्यों देना चाहिए? यह तो उसके अपने ही स्वार्थ के खिलाफ है। क्या यह व्यवहार जीन्स की प्रोग्रामिंग में कोई समस्या है, या फिर इस निस्वार्थ दिखने वाले व्यवहार के पीछे भी कोई गहरा छुपा हुआ स्वार्थ है? यह सवाल हमें इस ऑडियो बुक के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ ले जाता है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें निस्वार्थता के मुखौटे के पीछे झांकना होगा और देखना होगा कि कहीं वहां भी स्वार्थी जीन का ही चेहरा तो नहीं छुपा है। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं कि क्यों एक स्वार्थी जीन आपको दूसरों की मदद करने पर मजबूर करता है? इसका जवाब आपको अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय संख्या 3, स्वार्थ से निकला निस्वार्थ। क्यों एक स्वार्थी जीन आपको दूसरों की मदद करने पर मजबूर करता है? अब हम उस सवाल पर आते हैं जिसने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को सदियों से परेशान किया है। अगर हम सब स्वार्थी जीन्स के बनाए वाहन हैं, तो फिर निस्वार्थ या परोपकार का अस्तित्व क्यों है? क्यों हम दूसरों की मदद करते हैं, अक्सर तब भी जब इसमें हमारा कोई सीधा फायदा ना हो? डॉकिंस इसका एक बहुत ही क्रांतिकारी और सरल जवाब देते हैं। वह कहते हैं कि जो व्यवहार हमें ऊपर से निस्वार्थ लगता है, वह असल में जीन के स्तर पर बहुत ज्यादा स्वार्थी होता है। इसे समझने के लिए हमें जीन की नजर से दुनिया को देखना होगा। मान लीजिए आपके अंदर एक जीन है जो आपको दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। अब सवाल यह है कि यह जीन दुनिया में कैसे फैलेगा? अगर आप हर किसी की मदद करते फिरेंगे, अपना खाना, अपना समय, अपनी ऊर्जा दूसरों पर लुटाते रहेंगे,
तो आपके खुद के जिंदा रहने और बच्चे पैदा करने की संभावना कम हो जाएगी। ऐसे में आपका मददगार जीन आपके साथ ही खत्म हो जाएगा। तो फिर परोपकार विकसित ही कैसे हुआ? यहाँ डॉकिंस दो मुख्य विचार सामने रखते हैं। पहला है रिश्तेदारों का चुनाव। इसे समझना बहुत आसान है। आपके और आपके सगे भाई बहनों में औसतन 50% जीन्स एक जैसे होते हैं। आपके और आपके चचेरे ममेरे भाई बहनों में लगभग 12.5% जीन्स कॉमन होते हैं। अब खुद को एक जीन की जगह रखकर सोचिए। आपका मकसद है अपनी ज्यादा से ज्यादा कॉपी बनाना। आप एक शरीर में बैठे हैं, आपके बगल में एक और शरीर है जो आपके भाई का है और उसके अंदर आपकी 50% संभावना के साथ एक कॉपी मौजूद है। अब अगर कोई खतरा आता है और आपके सामने दो विकल्प हैं, या तो आप अपनी जान बचाएं या फिर अपने दो भाइयों की जान बचाएं। जीन के नजरिए से दो भाइयों को बचाना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हर भाई में आपकी कॉपी होने की 50% संभावना है। दो भाइयों का मतलब है 50 जमा 50 यानी 100%। इसका मतलब है कि अपनी एक जान देकर अपनी एक कॉपी को बचाने के बजाय अगर आप अपने दो भाइयों को बचाते हैं तो आप असल में अपनी एक पूरी कॉपी को बचा रहे हैं। इसलिए एक जीन जो अपने वाहक को अपने करीबी रिश्तेदारों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है, वह जीन असल में अपनी ही मदद कर रहा होता है। वह अपनी उन कॉपियों को बचा रहा होता है जो दूसरे शरीरों में मौजूद हैं। यही कारण है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कोई भी त्याग करने को तैयार रहते हैं। बच्चों में उनके 50% जीन्स होते हैं। बच्चों को पालना पोसना और उनकी रक्षा करना जीन के स्तर पर खुद की रक्षा करना है। यही वजह है कि हम अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए ज्यादा मददगार होते हैं बजाय किसी अनजान व्यक्ति के। यह कोई सोची समझी गणना नहीं है, यह हमारे अंदर की एक गहरी प्रवृत्ति है जिसे लाखों सालों के विकास ने हमारे अंदर डाल दिया है। जो जीन अपने रिश्तेदारों को पहचानने और उनकी मदद करने में सफल रहे, वो जीन आज दुनिया में मौजूद है। तो जब एक माँ अपने बच्चे के लिए त्याग करती है तो वह निस्वार्थ नहीं है, वह अपने जीन्स के स्वार्थ को ही पूरा कर रही है। यह सुनने में शायद कठोर लगे, लेकिन यह जीव विज्ञान की सच्चाई है। लेकिन यह तो हुई रिश्तेदारों की बात। हम अजनबियों की, अपने दोस्तों की मदद क्यों करते हैं जिनसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है? यहाँ डॉकिंस दूसरा विचार लाते हैं, पारस्परिक परोपकार। इसका सीधा सा मतलब है आज तुम मेरी मदद करो, कल मैं तुम्हारी मदद करूंगा, या मैं तुम्हारी पीठ खुजाता हूं, तुम मेरी खुजाना। कल्पना कीजिए, दो इंसान हैं जो एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं। एक को खाने की जरूरत है और दूसरे के पास अतिरिक्त खाना है। अगर दूसरा इंसान पहले वाले को खाना दे देता है तो उसे तत्काल नुकसान हुआ। लेकिन अगर भविष्य में जब दूसरे को जरूरत हो और पहला इंसान उसकी मदद कर दे तो दोनों को फायदा हुआ। एक ऐसे समाज में जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, वहां हर किसी के जिंदा रहने की संभावना अधिक हो जाती है। एक जीन जो आपको दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है, इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में आपको भी मदद मिलेगी, वह जीन ऐसे समाज में ज्यादा सफल होगा। लेकिन इस सिस्टम के काम करने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली, आपको लोगों को पहचानना और याद रखना होगा। आपको याद रखना होगा कि किसने आपकी मदद की थी और किसने धोखा दिया था। इसीलिए इंसानों में चेहरे पहचानने और याददाश्त की इतनी जबरदस्त क्षमता विकसित हुई। दूसरी, आपको धोखेबाजों को सजा देनी होगी। जो मदद लेकर भूल जाए, अगली बार आप उसकी मदद नहीं करेंगे। इससे धोखेबाजी की प्रवृत्ति पर लगाम लगती है। दोस्ती, वफादारी, आभार, अपराध बोध, सहानुभूति, यह सारी जटिल सामाजिक भावनाएं इसी पारस्परिक परोपकार के सिस्टम को चलाने के लिए विकसित हुई हैं। जब कोई आपकी मदद करता है तो आपको आभार महसूस होता है। यह भावना आपको भविष्य में उसकी मदद करने के लिए प्रेरित करती है। जब आप किसी को धोखा देते हैं तो आपको अपराध बोध होता है। यह भावना आपको आगे ऐसा करने से रोकती है। तो जो दोस्ती हमें इतनी पवित्र और निस्वार्थ लगती है, वह भी जीन के स्तर पर एक स्वार्थी सौदा है। यह एक लंबी अवधि का निवेश है। तो हमने देखा कि कैसे निस्वार्थ दिखने वाला व्यवहार, चाहे वह रिश्तेदारों के प्रति हो या दोस्तों के प्रति, उसके मूल में जीन का स्वार्थ ही काम कर रहा है। जीन या तो अपनी दूसरी कॉपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर भविष्य में फायदा पाने के लिए एक सौदा कर रहा है। यह नजरिया हमें इंसान के सामाजिक व्यवहार को एक नई रोशनी में देखने में मदद करता है।
यह हमें समझाता है कि क्यों हम परिवार और दोस्तों के घेरे में रहते हैं, क्यों हम सहयोग करते हैं और क्यों हम धोखा भी देते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर सहयोग और प्यार जीन्स के लिए फायदेमंद है, तो फिर संघर्ष और नफरत क्यों मौजूद है? परिवार, जो सहयोग का सबसे अहम केंद्र होना चाहिए, अक्सर संघर्ष का अखाड़ा क्यों बन जाता है? पति पत्नी के बीच, माँ बाप और बच्चों के बीच, भाई बहनों के बीच विवाद और तनाव क्यों होते हैं? अगर सबके जीन्स एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, तो फिर यह लिंगों का संघर्ष और पीढ़ियों का अंतर कहाँ से आ गया? इस सवाल का जवाब हमें रिश्तों के उस संघर्ष के मैदान में ले जाएगा जिसे हमारे जीन्स ने ही तैयार किया है। अध्याय संख्या 4, रिश्तों का संघर्ष क्षेत्र, प्यार, परिवार और धोखे के पीछे का असली खेल। हमने यह तो समझ लिया कि जीन्स कैसे सहयोग और निस्वार्थता को प्रोत्साहन देते हैं ताकि वे खुद को फैला सकें। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो उतना ही सच है, और वह है संघर्ष का पहलू। डॉकिंस हमें बताते हैं कि जीन्स के स्वार्थ के कारण ही हमारे सबसे करीबी रिश्ते भी अक्सर एक संघर्ष का मैदान, एक युद्ध का मैदान बन जाते हैं। चलिए सबसे पहले पति पत्नी या नर और मादा के रिश्ते को समझते हैं, जिसे डॉकिंस लिंगों का संघर्ष कहते हैं। जीन के नजरिए से देखें तो नर और मादा दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, अपने जीन्स को अगली पीढ़ी में भेजना। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनकी रणनीति बिल्कुल अलग अलग होती है, और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। मादा के लिए बच्चे पैदा करना और उन्हें पालना एक बहुत विशाल निवेश है। एक अंडाणु बनाने में बहुत ऊर्जा लगती है, गर्भावस्था में महीनों का समय और ऊर्जा खर्च होती है, और फिर बच्चे का पालन पोषण करने में सालों की मेहनत लगती है। एक मादा अपने जीवन काल में सीमित संख्या में ही बच्चे पैदा कर सकती है। इसीलिए उसकी सबसे अच्छी रणनीति यह है कि वह एक ऐसे नर को चुने जिसके जीन्स बहुत अच्छे हों, ताकतवर, स्वस्थ, बुद्धिमान और जो बच्चों की परवरिश में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो। वह गुणवत्ता पर ध्यान देती है। वहीं दूसरी ओर नर के लिए शुक्राणु बनाना बहुत आसान और सस्ता काम है। वह एक ही दिन में लाखों शुक्राणु बना सकता है। सैद्धांतिक रूप से एक नर अपने जीवन काल में सैकड़ों या हजारों बच्चे पैदा कर सकता है। इसीलिए नर के जीन की सबसे अच्छी रणनीति यह हो सकती है कि वह ज्यादा से ज्यादा मादाओं के साथ संबंध बनाए और अपने जीन्स को ज्यादा से ज्यादा फैलाए। वह मात्रा पर ध्यान देता है। अब आप देख सकते हैं कि संघर्ष कहाँ है। मादा चाहती है एक वफादार और मददगार साथी, जबकि नर का जीन उसे ज्यादा से ज्यादा मौके तलाशने के लिए उकसा सकता है। मादा बच्चे में भारी निवेश कर चुकी है, इसलिए वह चाहेगी कि नर भी बराबर का निवेश करे। नर चाहेगा कि वह कम से कम निवेश करके निकल जाए और दूसरी मादा की तलाश करे। यह एक जैविक संघर्ष है जो हर प्रजाति में अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। इंसानों में यह प्रतिबद्धता का संघर्ष बेवफाई और रिश्तों में होने वाले धोखे के रूप में सामने आता है। जब हम रिश्तों में असुरक्षा, ईर्ष्या या अधिकार की भावना महसूस करते हैं, तो यह अक्सर इन्हीं गहरी जैविक रणनीतियों का नतीजा होता है। अब परिवार के अंदर के संघर्ष को देखते हैं, यानी माँ बाप और बच्चों के बीच का संघर्ष। यह सुनना कुछ अजीब लग सकता है, क्योंकि माँ बाप और बच्चों का रिश्ता तो सबसे पवित्र माना जाता है। लेकिन जीन के स्तर पर यहाँ भी स्वार्थ का खेल चलता है। एक माँ का अपने हर बच्चे से 50% जीन का रिश्ता होता है। इसलिए माँ के नजरिए से उसके सभी बच्चे बराबर हैं। वह चाहेगी कि वह अपने संसाधन, खाना, समय, प्यार अपने सभी बच्चों में बराबर बांटे। लेकिन अब एक बच्चे के नजरिए से सोचिए, उसका खुद से 100% जीन का रिश्ता है और अपने भाई बहन से सिर्फ 50%। इसलिए बच्चे का जीन चाहेगा कि उसे अपने भाई बहन से ज्यादा संसाधन मिले। वो माँ का ज्यादा ध्यान, ज्यादा प्यार, ज्यादा खाना चाहेगा। वह चाहेगा कि माँ उस पर अपने भाई बहन से दुगना निवेश करे, क्योंकि वह खुद से अपने भाई बहन से दुगना ज्यादा संबंधित है। यहीं से माँ बाप और बच्चे के बीच संघर्ष शुरू होता है। यह संघर्ष जन्म से ही शुरू हो जाता है। बच्चा माँ का ध्यान खींचने के लिए रोता है, जिद करता है। जब दूसरा भाई बहन पैदा होता है तो पहले बच्चे में ईर्ष्या की भावना आती है। यह सब उस बच्चे के जीन की रणनीति है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा संसाधन मिले। जब बच्चा उम्र में अधिक होता है तो यह संघर्ष पीढ़ियों का अंतर का रूप ले लेता है। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा उनकी बात माने,
उनके हिसाब से चले, क्योंकि वह पूरे परिवार की भलाई यानी अपने सभी जीन्स की भलाई देख रहे होते हैं। लेकिन बच्चा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, अपने 100% जीन्स की भलाई को प्राथमिकता देना चाहता है। यह कोई नैतिक रूप से सही या गलत नहीं है, यह बस अलग अलग शरीरों में बैठे जीन्स के बीच अपने अपने स्वार्थ को पूरा करने की खींचतान है। भाई बहनों के बीच की प्रतिद्वंदिता भी इसी का नतीजा है। वे एक दूसरे से प्यार भी करते हैं क्योंकि वे जीन्स साझा करते हैं, लेकिन वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी करते हैं क्योंकि वे माँ बाप के सीमित संसाधनों के लिए मुकाबला कर रहे होते हैं। इस नज़रिए से देखने पर हमें परिवार और रिश्तों की एक ज़्यादा यथार्थवादी तस्वीर मिलती है। यह हमें समझाता है कि क्यों प्यार और संघर्ष साथ साथ चलते हैं। यह हमें हमारे अपने व्यवहार और भावनाओं को समझने में मदद करता है। हमारे रिश्ते कोई परियों की कहानी नहीं है, बल्कि वे जैविक वास्तविकताओं पर आधारित जटिल समझौते हैं, जहां सहयोग और संघर्ष लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे अहम सवाल उठता है। अभी तक हमने जो भी बात की वो सब जैविक विरासत के बारे में थी, यानी जीन्स, जो शरीर के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। लेकिन इंसानों में एक और तरह की विरासत होती है, सांस्कृतिक विरासत। विचार, भाषा, रीति रिवाज, धर्म, फैशन, यह सब कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। इनका शरीर या DNA से तो कोई लेना देना नहीं है। क्या यहाँ भी कोई प्रतिकृति, कोई नकल करने वाला काम कर रहा है? क्या हमारे दिमाग पर भी किसी अदृश्य शक्ति का कब्जा है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर पर जीन्स का है? डॉकिंस इस नई तरह की प्रतिकृति को एक नाम देते हैं, और यह नाम शायद इस किताब का सबसे प्रसिद्ध विचार है। यह वह वायरस हैं जो हमारे दिमाग पर कब्जा करते हैं और अमर होना चाहते हैं। क्या आप उन दिमागी वायरसों के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? अध्याय संख्या 5, दिमाग पर कब्जा करने वाले वायरस, मीम्स, वह विचार जो अमर होना चाहते हैं। अब तक का हमारा सफर जीव विज्ञान की गहराइयों में था। हमने देखा कि कैसे जीन्स, जो कि जैविक प्रतिकृति हैं, ने शरीर रूपी वाहन बनाकर दुनिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन इंसानी कहानी सिर्फ जीन्स तक सीमित नहीं है। इंसान की सबसे मुख्य खासियत उसका दिमाग और उसकी संस्कृति है। रिचर्ड डॉकिंस इस किताब के सबसे क्रांतिकारी हिस्से में एक नया आइडिया पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे जीव विज्ञान में विकास का इंजन जीन है, वैसे ही इंसानी संस्कृति में विकास का इंजन एक दूसरी तरह का प्रतिकृति है। इस नए प्रतिकृति को वह नाम देते हैं मीम। आज हम मीम शब्द का इस्तेमाल इंटरनेट पर वायरल होने वाली मनोरंजक तस्वीरों या वीडियो के लिए करते हैं, लेकिन डॉकिंस का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा था। उनके लिए मीम सांस्कृतिक प्रसारण की एक इकाई है। यह एक विचार, एक धुन, एक फैशन, एक कहावत, एक मान्यता या कोई भी ऐसी जानकारी हो सकती है जो एक दिमाग से दूसरे दिमाग में नकल करके फैलती है। सोचिए, जैसे जीन शुक्राणु या अंडे के माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर में छलांग लगाता है, वैसे ही मीम नकल सीखने या सिखाने के माध्यम से एक दिमाग से दूसरे दिमाग में छलांग लगाता है। जब आप कोई आकर्षक गाना सुनते हैं और उसे गुनगुनाने लगते हैं, तो वह गाना एक मीम की तरह आपके दिमाग में अपनी कॉपी बना रहा है। जब आप अपने दोस्त को कोई कहानी सुनाते हैं और वह उसे आगे किसी और को सुनाता है, तो वह कहानी एक मीम है। धर्म, राजनीतिक विचारधाराएं, वैज्ञानिक सिद्धांत, ये सब बहुत शक्तिशाली मीम कॉम्प्लेक्स हैं, यानी बहुत सारे मीम्स का समूह जो एक साथ मिलकर फैलते हैं। एक मीम का भी जीन की तरह ही एक स्वार्थ होता है। उसे भी बस एक ही चीज से मतलब है, खुद को फैलाना, अपनी ज्यादा से ज्यादा कॉपी बनाना। एक मीम को इस बात से कोई अंतर नहीं होता कि वह सच है या झूठ, अच्छा है या बुरा, फायदेमंद है या नुकसानदेह। जिस मीम में फैलने की क्षमता ज्यादा होगी वह सफल होगा। तो एक अच्छे या सफल मीम की क्या खासियतें होती हैं? ठीक वैसे ही जैसे एक सफल जीन की होती है। पहली, नकल की सटीकता। जो विचार आसानी से और सही सही कॉपी किया जा सके वह ज्यादा फैलता है। दूसरी, फैलने की गति। जो विचार तेजी से एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक पहुंचता है वह ज्यादा सफल होता है। और तीसरी, लंबा जीवन। जो विचार लोगों के दिमाग में लंबे समय तक टिका रहता है उसके फैलने के अवसर अधिक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, भगवान का विचार एक बहुत ही सफल मीम है। यह हजारों सालों से जिंदा है। यह बहुत तेजी से फैलता है। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है और इसकी मूल बातें
एक नस्ल से दूसरी नस्ल में लगभग एक जैसी रहती हैं। इसी तरह हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, यह एक फायदेमंद मीम है। यह हमारी सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए यह फैलता है। लेकिन कुछ मीम नुकसानदेह भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी खतरनाक कल्ट की विचारधारा या झूठी अफवाहें। अगर उनमें फैलने की क्षमता है तो वे भी फैलेंगे। इस नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग एक युद्ध का मैदान है, जहां हजारों लाखों मीम्स हमारा ध्यान खींचने के लिए, हमारे दिमाग में जगह बनाने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। विज्ञापन, खबरें, सोशल मीडिया पोस्ट, किताबें, गाने, ये सब मीम्स हैं जो हमारे दिमाग पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारा दिमाग उनके लिए एक उपजाऊ जमीन है और हमारी संस्कृति वह माध्यम है जिससे वे फैलते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, क्योंकि यह हमें समझाता है कि क्यों कुछ आइडियाज इतने चिपचिपे होते हैं, क्यों समाज में अचानक कोई ट्रेंड चल निकलता है और क्यों कुछ मान्यताएं इतनी गहरी अपनी जगह बना लेती हैं कि उन्हें परिवर्तित करना मुश्किल हो जाता है। यह हमें बताता है कि हम सिर्फ अपने जीन्स के ही गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम उन मीम्स के भी वाहक बन जाते हैं जो हमारे दिमाग में घर कर लेते हैं। हम उन विचारों को फैलाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, कभी कभी तो उनके लिए संघर्ष करते और मरते भी हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारा शरीर हमारे जीन्स के लिए करता है। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे अहम सवाल उठता है। अभी तक हमने जो भी बात की वो सब जैविक विरासत के बारे में थी, यानी जीन्स जो शरीर के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। लेकिन इंसानों में एक और तरह की विरासत होती है, सांस्कृतिक विरासत। विचार, भाषा, रीति रिवाज, धर्म, फैशन, ये सब कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। इनका शरीर या डीएनए से तो कोई लेना देना नहीं है। क्या यहाँ भी कोई प्रतिकृति, कोई नकल करने वाला काम कर रहा है? क्या हमारे दिमाग पर भी किसी अदृश्य शक्ति का कब्जा है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर पर जीन्स का है? डॉकिंस इस नई तरह की प्रतिकृति को एक नाम देते हैं, और यह नाम शायद इस किताब का सबसे प्रसिद्ध विचार है। यह वह वायरस है जो हमारे दिमाग पर कब्जा करते हैं और अमर होना चाहते हैं। क्या आप उन दिमागी वायरसों के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? अध्याय संख्या 6, निष्कर्ष, अपने बनाने वालों के खिलाफ बगावत। तो दोस्तों, इस लंबे और दिमाग को झकझोर देने वाले सफर के बाद हम कहां पहुंचे हैं? हमने शुरुआत की अरबों साल पहले के एक समंदर से, जहां एक अमर प्रतिकृति का जन्म हुआ। हमने देखा कि कैसे उस प्रतिकृति यानी हमारे जीन्स ने खुद को जिंदा रखने के लिए हम जैसे जटिल वाहनों का निर्माण किया। हमने यह भी समझा कि हमारा प्यार, हमारी दोस्ती, हमारी निस्वार्थता, ये सब अक्सर जीन के स्तर पर एक छुपे हुए स्वार्थ का ही नतीजा होता है। हमने रिश्तों के उस संघर्ष के मैदान को देखा जहां जीन्स की अलग अलग रणनीतियां टकराती हैं। और अंत में हमने उन दिमागी वायरसों यानी मीम्स के बारे में जाना जो हमारे विचारों और संस्कृति पर राज करते हैं। यह सब सुनने के बाद ऐसा महसूस हो सकता है कि हम इंसान बस कठपुतलियां हैं। हमारे शरीर की डोर जीन्स के हाथ में है और हमारे दिमाग की डोर मीम्स के हाथ में। तो क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? क्या हमारे पास अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने का कोई अधिकार है? यहीं पर रिचर्ड डॉकिंस हमें एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं, एक ऐसा विचार जो इस पूरी किताब का सार है। वह कहते हैं, हाँ, हम कठपुतलियां हो सकते हैं, लेकिन हम एक खास तरह की कठपुतलियां हैं। हम वो कठपुतलियां हैं जो अपनी डोर देख सकती हैं। हम इंसान इस धरती पर एकमात्र ऐसे जीव हैं जो अपनी चेतना, अपने विवेक के कारण यह समझने की क्षमता रखते हैं कि हम जीन्स और मीम्स के बनाए हुए हैं। एक शेर को नहीं पता कि वह अपने जीन्स के आदेश पर शिकार कर रहा है। एक मधुमक्खी को नहीं पता कि वह अपने रिश्तेदारों के जीन्स को बचाने के लिए अपनी जान दे रही है। लेकिन हम इंसान यह जान सकते हैं। हम द सेल्फिश जीन जैसी किताबें सीख सकते हैं और अपने जैविक और सांस्कृतिक प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं। और यहीं से हमारी आज़ादी का रास्ता खुलता है। जिस पल हम यह समझ जाते हैं कि हमें कौन चला रहा है, उसी पल हम उसके खिलाफ जाने का फैसला कर सकते हैं। डॉकिंस कहते हैं कि हम अपने बनाने वालों के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। हम अपने स्वार्थी जीन्स के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। हमारे जीन्स हमें स्वार्थी, लालची और सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचने वाला बना सकते हैं। लेकिन हम अपनी चेतना का इस्तेमाल करके जानबूझकर निस्वार्थ और परोपकारी बन सकते हैं। हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है,
और जिनसे हमें भविष्य में कोई फायदा मिलने की उम्मीद भी नहीं है। हम बच्चे न पैदा करने का फैसला कर सकते हैं, जो कि हमारे जीन्स के लिए सबसे अहम धोखा है। हम एक ऐसे समाज की रचना कर सकते हैं जो सहयोग, दया और करुणा पर आधारित हो, न कि सिर्फ स्वार्थी गणना पर। इसी तरह हम अपने दिमाग पर कब्जा करने वाले मीम्स के खिलाफ भी बगावत कर सकते हैं। हम आंख बंद करके हर विचार या परंपरा को स्वीकार करने के बजाय उस पर सवाल उठा सकते हैं। हम तर्क और विज्ञान का इस्तेमाल करके अच्छे और बुरे मीम्स में फर्क कर सकते हैं। हम हानिकारक और झूठे मीम्स को खारिज कर सकते हैं और फायदेमंद और सच्चे मीम्स को अपना सकते हैं। यह किताब हमें निराशावादी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए है। यह हमें यह बताने के लिए है कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं। यह हमें हमारी कमजोरियों और हमारी प्रवृत्तियों के जैविक कारणों को समझाती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि ईर्ष्या, लालच या भाई भतीजावाद जैसी भावनाएं हमारी जैविक विरासत का हिस्सा है, तो हम उन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रित करना सीख सकते हैं। यह किताब हमें एक गहरा आत्मज्ञान देती है। यह हमें बताती है कि हमारी असली ताकत हमारी चेतना में है। हमारी स्वतंत्र इच्छा कोई दैवीय वरदान नहीं है, बल्कि यह हमारे उस ज्ञान से पैदा होती है कि हम प्रोग्राम किए गए हैं। जानने की शक्ति ही परिवर्तित करने की शक्ति है। हम अपने जीन्स और मीम्स को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, वह हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन हम उनके ड्राइवर की सीट पर खुद बैठ सकते हैं। हम यह तय कर सकते हैं कि हमें किस रास्ते पर जाना है। हम सिर्फ वाहन नहीं हैं, हम वो वाहन हैं जो अपने ड्राइवर को निकालकर खुद स्टीयरिंग व्हील थाम सकते हैं। यही इंसान होने का असली मतलब है और यही सेल्फिश जीन का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश है। तो दोस्तों, ये थी रिचर्ड डॉकिंस की कालजयी कृति सेल्फिश जीन की ऑडियो बुक समरी। उम्मीद है इस सफर ने आपको सोचने के नए नजरिए दिए होंगे। यह किताब हमें बताती है कि जिंदगी की सतह के नीचे एक गहरा और जटिल खेल चल रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं। हम उस खेल के नियमों को समझकर उसे परिवर्तित भी कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके सोचने के तरीके को कुछ भी परिवर्तित किया है या आपको कोई नई बात सिखाई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक हमें और ऐसी ही बेहतरीन ऑडियो बुक्स आप तक लाने के लिए प्रेरित करते हैं। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस किताब की सबसे चौंकाने वाली या सबसे दिलचस्प बात कौन सी लगी। क्या आप मानते हैं कि हम जीन्स और मीम्स के गुलाम हैं, या आपको लगता है कि हम अपनी चेतना से आज़ाद हैं? आपके विचारों का हमें इंतज़ार रहेगा। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बुक इन शॉर्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक के लिए अध्ययन करते रहिए, सीखते रहिए और सोचते रहिए। धन्यवाद।